नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत समुद्र तटीय मैदान के बारे में बात कर रहे थे। समुद्र तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। आज हम लोग पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं स्टडी विथ रजनीश नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप का भी संचालन करता हूं। इस टेलीग्राम ग्रुप की खासियत यही है कि यहाँ प्रत्येक दिन एक टारगेट दिए जाते हैं और उन्हीं टारगेट से प्रत्येक शाम में 8:30 बजे से क्विज ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप में भाग लेना चाहते हैं तो आप दिए गए लिंक के माध्यम से आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के बारे में बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि समुद्र तटीय मैदान का विस्तार भारत के 9 राज्यों में है। कौन कौन से 9 राज्य हैं? अगर पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ें तो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और अगर पूर्वी समुद्र तटीय मैदान की बात की जाए तो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान का विस्तार 4 राज्यों में है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? अगर उत्तर से दक्षिण देखें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के अंतर्गत इन चारों राज्यों के मैदान के बारे में हम लोग बात करेंगे जो तटीय रूप से हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग पूर्वी समुद्र तटीय मैदान हेडिंग दे देते हैं और लिखिए, इसका विस्तार सुंदरबन डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसका विस्तार सुंदरबन डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक है। अगर आपसे पूछा जाए तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, और कन्याकुमारी हिंद महासागर से लगा हुआ है। कन्याकुमारी एक ऐसा जगह है जहां पे 3 समुद्रों का मिलन होता है। वो 3 समुद्र कौन कौन से हैं? तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ठीक है ना। तो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान का विस्तार सुंदरबन डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक है। अगला पॉइंट में लिखिए, यह बंगाल की खाड़ी के समानांतर है। हम लोगों ने पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान के अंतर्गत बात किया था कि यह अरब सागर के समानांतर है, जबकि पूर्वी समुद्र तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के समानांतर है। अगर आप हमारे साथ भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। तो जब हम लोग पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पूर्वी समुद्र तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के समानांतर है। ठीक है, आगे लिखिए, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी भाग को उत्तरी सरकार तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा गया है। आप लिखेंगे, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कोरोमंडल तट के बारे में बात करेंगे। लिखें आप, कोरोमंडल तट का विस्तार कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र से लेकर कन्याकुमारी तक है। कोरोमंडल तट का विस्तार कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसके अंतर्गत, अगला पॉइंट में लिखिए, इसके अंतर्गत दक्षिणी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु आते हैं। इसके अंतर्गत कौन से 2 राज्य आते हैं? दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है ना। अगला पॉइंट में लिखिए, कोरोमंडल तट का अधिकांश विस्तार तमिलनाडु में है। कोरोमंडल तट का अधिकांश विस्तार तमिलनाडु में है। कोरोमंडल तट को, अगला पॉइंट में लिखे, कोरोमंडल तट को तमिलनाडु में पायन तट तथा दक्षिणी आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोरोमंडल तट को तमिलनाडु में पायन तट और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। आगे लिखिए, कोरोमंडल तट का सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु में है। कोरोमंडल तट का सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ है? तमिलनाडु में है। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताते चलूं कि भारत में वर्षा मानसूनी हवाओं के कारण होती है। भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो मानसूनी हवाओं के कारण होती है। मानसून की दक्षिणी पश्चिमी शाखा जब भारत में प्रवेश करती है तो वर्षा कराती है, और यही मानसूनी हवा जब रिटर्न होकर उत्तरी पूर्वी शाखा के रूप में लौटती है तो भारत में सिर्फ एक ही जगह पे वर्षा कराती है, और वह क्षेत्र है कोरोमंडल तट। ठीक है ना। हम लोग जब मानसून पढ़ेंगे तो उसमें काफी विस्तार से बात करेंगे कि आखिर कोरोमंडल तट के पास ही वर्षा क्यों होती है। ठीक है, तो अभी आप लिखें कि कोरोमंडल तट पे उत्तरी पूर्वी मानसून की शाखा से शीत ऋतु में वर्षा होती है। यहां तक लिख लें। अब आगे लिखिए, कोरोमंडल तट पर निम्नलिखित बंदरगाह पाए जाते हैं जो उत्तर से दक्षिण क्रमशः हैं। सबसे पहले लिखिए एनोर बंदरगाह, उसके बाद लिखिए चेन्नई बंदरगाह, फिर तूतीकोरिन बंदरगाह। आप हेडिंग दे देंगे तूतीकोरिन बंदरगाह। उसमें लिखें, तूतीकोरिन बंदरगाह भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है जो कि तमिलनाडु राज्य में है। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है जो कि तमिलनाडु में है।
तूतीकोरिन बंदरगाह के उत्तर में चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह पूर्वी घाट पर्वत के अंतर्गत पाए जाने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह पूर्वी घाट पर्वत के अंतर्गत पाया जाने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। हम लोगों ने बात किया था कि पश्चिमी तट पूर्वी तट की तुलना में काफी कटा छटा है, और जो तट जितना अधिक कटे छटे होते हैं वहां बंदरगाह बनाने की आदर्श स्थिति पाई जाती है। तो इसीलिए पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पे जितने भी बंदरगाह हैं वो प्राकृतिक बंदरगाह न होकर मानव निर्मित बंदरगाह हैं। आप लिखेंगे मानव निर्मित बंदरगाह के अंतर्गत चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह के उत्तर में है एनोर बंदरगाह। आप इसको ऐसे लिखें, एनोर बंदरगाह का विकास चेन्नई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए किया गया था। एनोर बंदरगाह का विकास चेन्नई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए किया गया था। दोस्तों यहाँ पे मैं बताते चलूं कि एनोर बंदरगाह को के कामराज बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। के कामराज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जिनका संबंध तमिलनाडु से था, और उन्हीं के सम्मान में इस बंदरगाह का नाम के कामराज बंदरगाह भी कहा गया है। यहाँ पे एक चीज और आप जान लें कि 27 मई 1964 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज ही थे, और इन्हीं के कहने पर लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप इसको लिखते चलेंगे, ये आपके ज्ञान के दृष्टि से, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कोरोमंडल तट के बारे में मोटा मोटी बात कर ली है। अब हम लोग उत्तरी सरकार के बारे में बात करेंगे। अब हेडिंग दे देंगे उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट का विस्तार कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र से लेकर सुंदरवन डेल्टा तक है। उत्तरी सरकार तट का विस्तार कहां से कहां तक है? तो कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र से लेकर सुंदरवन डेल्टा तक। इसको ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी सरकार तट का विस्तार किन राज्यों में है, तो आप लिखेंगे उत्तरी सरकार तट का विस्तार उत्तरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में है। हालांकि इसका जो मुख्य विस्तार है वो उड़ीसा में है, लेकिन आंशिक विस्तार पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना। आप इसको ऐसे आगे लिखेंगे कि उत्तरी सरकार तट को उड़ीसा में उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार तट को उड़ीसा में उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे आप कि जितनी भी नदियां पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्रों में गिरती हैं, अपना मुहाना बनाती हैं, ये सारे नदियां क्या करते हैं? डेल्टा का निर्माण करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नदियों का ढाल होता है जो कि मंद होता है। इसके तुलना में पश्चिमी तटों पे गिरने वाली नदियां काफी तीव्र गति से गिरती हैं और वे डेल्टा का फॉर्मेशन ना करके एस्चुअरी बनाती हैं। एस्चुअरी को हिंदी में ज्वार नद मुख बोलते हैं। नदी का वैसा मुख जहां पे डेल्टा का निर्माण ना हो बल्कि वहां पे ज्वार आते हो, उसे ही ज्वार नद मुख कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है, इनका चौड़ाई जो है पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान की तुलना में अधिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि नदियों ने यहाँ पे अधिक मलबा का निक्षेप किया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है। आप लिखेंगे उत्तरी सरकार तट के अंतर्गत प्रमुख बंदरगाह में विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दिया तथा कोलकाता बंदरगाह आते हैं। उत्तरी सरकार तट के अंतर्गत प्रमुख बंदरगाहों में विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दिया तथा कोलकाता बंदरगाह आते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे लिखेंगे। आगे लिखें, सबसे पहले हेडिंग दे देंगे विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। लिखें, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश के अंतर्गत भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापत्तनम शहर को, अगले पॉइंट में लिखेंगे, विशाखापत्तनम शहर को तूफानी समुद्री हवाओं से डॉल्फिन नोज नामक एक चट्टानी टीला सुरक्षा प्रदान करता है। विशाखापत्तनम को तूफानी समुद्री हवाओं से डॉल्फिन नोज नामक एक चट्टानी टीला सुरक्षा प्रदान करता है। अगले पॉइंट में लिखेंगे, विशाखापत्तनम एक कृत्रिम बंदरगाह है। हम लोगों ने बात कर रखी है कि पूर्वी तट पे जितने भी बंदरगाह पाए जाते हैं वे सारे कृत्रिम बंदरगाह हैं। तो विशाखापत्तनम एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है। आगे लिखेंगे आप पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके बाद हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह जो है वो भारत में स्थित एक नदी बंदरगाह है। इसका ये जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो हल्दिया बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? नदी बंदरगाह है। बाकी ये सारे जितने भी बंदरगाह के बारे में हम लोगों ने बात किया, ये सारे समुद्री बंदरगाह है, यानी कि इनका जो जल है वो समुद्रों से आता है। इनमें यहाँ पे जो जल का संपर्क है वो समुद्रों से है, ना कि नदियों से है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने पूर्वी समुद्र तटीय मैदान तथा उनकी विशेषताओं के बारे में बात कर ली है। अगले वीडियो में हम लोग
द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। भारत के भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत हम लोगों ने भारत को 5 भागों में बांटा था। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान और समुद्र तटीय मैदान, 4 हो गए। इसके अलावा द्वीप समूह, हम लोग अगले वीडियो में द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। तो मैं आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा और एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।